चलें? क्या हुआ बड़ी अम्मी? जानती हो ये किसका घर है? तुम्हारे अब्बू का। बहुत साल रहे हैं हम यहाँ। ये घर नहीं है, हमारी दुनिया थी, हमारी जिंदगी थी। मैं, सोया, असद, नजमा। बड़ी अम्मी, जिस मोड़ पर बीती हुई यादें आके दामन थाम लेती हैं, उस मोड़ से अजनबी बन के गुजर जाना ही बेहतर होता है। मैं भी बहुत साल अजनबी रही, इस जगह से, भोपाल से। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, एक बार फिर मुझे इसी घर में ले आई। लगता है बीते हुए वक्त को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। देखो ना, तभी तो तुम्हें भोपाल में नौकरी मिली। अब कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। बड़ी अम्मी, अब इस घर में कौन रहता है? ये घर मैंने अपने खाला के बेटे को बेच दिया था। अब उसकी बेटी यहाँ रहती है। जी, तुम मुनीसा हो? जी हाँ। आप? अब पहले अंदर आ जाऊं? आइए। अब माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे अब्बू के खाला की बेटी हूँ। मेरे अब्बू की खाला की बेटी दिलशाद भी? या अल्लाह! और इसे पहचाना? ये सनम है, असद और जोया की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आओ। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी हो गई है। जब इसे देखा था बिल्कुल छोटी सी थी, गुड़िया जैसी। मुझे माफ करना मुनीसा, मैं तुम्हें बिना बताए चली आई। दरअसल तुमसे एक काम है। अब
सब खैरियत तो है ना दिलशाद भी? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल बात ये है कि हमारी सनम को यहाँ भोपाल में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अरे वाह। ये तो वहीं रहेगी, लेकिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास ही रह लेती हूँ। अब मुनीसा, भोपाल में तुम्हें छोड़कर मैं और किसी को जानती भी तो नहीं हूँ। हाँ, हाँ, आपका मतलब आप यहाँ? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने ये घर तुम्हारे अब्बू को बेच दिया था और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं अरे तो आप कैसी बातें कर रही हैं दिलशाद भी? आपका पूरा हक है इस घर पे। आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। शुक्रिया। देखा, मैंने कहा था ना, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अरे दिलशाद भी, अपनों की मदद नहीं की जाती, उन्हें तो हक से रोकते हैं। और आप तो मेरी सबसे प्यारी खाला है। वो वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी या? नहीं, वो मेरी हया भी रहेगी। हया नजमा की बेटी। अच्छा। हाँ, वो भी रहेगी। और सनम तो खैर वहीं रह रही है, लेकिन हफ्ते के आखिर में आती जाती रहेगी। अच्छा है। वो बस मैंने यूं ही पूछ लिया। तो क्या है ना, हमारे इस घर में सिर्फ एक ही कमरा खाली है। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं और हया एक ही कमरे में रह लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आपको आपका कमरा दिखा देती। जी आइए। आपके साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? जी, मेरे हस्बैंड तो दुबई में काम करते हैं। वो कभी कभार आते जाते रहते हैं, तो इस वक्त वो यहाँ नहीं है। तो फिर उस कमरे में कौन है? समझ लो कि कोई नहीं। वहां देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई नहीं आता जाता है। आइए ना। हाँ, चला। दिलशाद भी, अगर आप पहले इत्तला कर देती तो मैं कमरे की सफाई पहले ही करा देती। लेकिन कोई बात नहीं मुनीसा। वो दरअसल इस घर में कोई भी नौकर नहीं है ना, और आप तो जानती होंगी कि आजकल नौकर कितनी मुश्किल से मिलते हैं, है ना? तो इस कमरे की सफाई। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं और सनम मिलके सब कर लेंगे। शुक्रिया दिलशाद भी। आप अपना सामान रखिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। बेहतर। बड़ी अम्मी, आप यहाँ रहेंगी? इस कमरे में?
पहले ही आप इतनी बीमार हैं, यहाँ रहेंगी ना और बीमार हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा मुझे सनम। एक तो आप बहुत ही लापरवाह हैं, अपनी सेहत को लेकर तो बहुत ही ज्यादा, और कभी कभी ना बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं। ये मुनीसा है ना जो, एक बार झूठे मुंह ये नहीं कहा कि सफाई में मदद कर देती। क्या? और ये भी झूठ बोल रही है कि इसके घर में और कमरे नहीं है, और बहुत सारे कमरे होंगे, इसने जानबूझ के हमें इस कबाड़ खाने में रखा है। लेकिन सनम, कम से कम उसने इस रिश्ते का लिहाज तो रखा, वरना आज के वक्त में कोई इतना भी नहीं करता। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। बस आप देख लेंगी सब कुछ खुदा के लिए। अब प्लीज एक तो पहले अपना मुंह ढकिए, बहुत मिट्टी है, वहां पे जाके कोने में खड़े हो जाइए, मैं सफाई करूँ। अरे तुम सफाई करोगी? हाँ, तुम्हें काम पे जाना है ना। सनम, अच्छा काम बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मिलता है तो उसकी कद्र करनी चाहिए। समझ में आई? और दूसरी बात, हया को जरूर फोन कर देना, और वो जो मजार वाले बशीर भाई हैं उनसे कह देना कि टिकट लेकर हया को भोपाल की ट्रेन में चढ़ा देंगे। ठीक है? तुम जाओ, मैं सब कर लूंगी। पर बड़ी अम्मी। बेटा जाओ, काम पे देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। लेकिन ये मुनीसा झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रही, जाओ। या अल्लाह, बस एक बार रेहान जी मिल जाए, फिर उन्हें मदद के लिए शुक्रिया भी कर दूंगी और नई नौकरी के लिए बात भी कर लूंगी। खा लेना चाहिए था ना। सड़ गया ना, लेकिन वरना हम लोग तो नहीं चुराएंगे। कुछ और चुराएंगे। रेहान जी, तुम? रेहान जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। शुक्रिया? लेकिन क्यों? वो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बड़ी अम्मी के ऑपरेशन के लिए जो आपने पैसे देके मेरी मदद की है, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं चुकता कर सकती। अच्छा, वो तो मैं जानती हूँ, लोगों के एहसान करके भूल जाना तो आप जैसे लोगों के लिए बड़प्पन होता है, और आपको ये गवारा भी नहीं होगा कि मैं आपको शुक्रिया करूं। सनम। लेकिन नहीं रेहान जी, मेरी बड़ी अम्मी मेरी दुनिया है। अगर उनको कुछ हो जाता ना तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी। और मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैं जानती हूँ आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन वो क्या है ना कि अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं रही, और मैं बस यूं ही किसी से पैसे नहीं मांग सकती। काम करूंगी और खुद पैसे कमाऊंगी। तो मैं ये चाहती थी, अगर आप मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देते तो। साहिल भाई, उस शैतान के नाम पे मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए रेहान जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी भी तो बहुत जान पहचान होगी ना। लेकिन सनम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं रेहान जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आप जैसे लोगों को देख के समझ में आता है कि कोयले की खान में रहने के बावजूद भी एक हीरा कभी काला नहीं होता। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आप उस शैतान के साथ दिन रात कैसे रहते हैं, और फिर भी इतने अच्छे हैं आप। और वो इतना घटिया गिरा हुआ, आप उसे क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्यों नहीं उसे सही राह पे लाते आप? लोगों को कितना परेशान करता है। उसे लगता है कि वो अपने पैसे से इस दुनिया में किसी भी चीज को खरीद सकता है, लेकिन वो गलत है। और वैसे भी हो सकता है कि वो दुनिया में अपने पैसे से कुछ भी खरीद सके, लेकिन रेहान जी वो सनम अहमद खान को नहीं खरीद सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पैसे को देख के झुक जाए। आप नहीं जानते रेहान जी, एक बार तो मैं उस शैतान का गुरूर तोड़ चुकी हूं। अगर अल्लाह कसम मुझे दोबारा कभी मौका मिला ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि चुल्लू भर पानी में डूब। मैंने तुम्हें वार्न करने की कोशिश तो की थी, और तुम्हारे अम्मी के इलाज के पैसे मैंने नहीं, आहिल भाई ने दिए थे। तो आखिर खोटा सिक्का वापस लौट आया। मैं यहाँ रेहान जी का शुक्रिया अदा करने आई थी। मुझे लगा हॉस्पिटल का बिल इन्होंने दिया है, लेकिन नर्स ने मुझे कहा था कि बड़ी अम्मी के ऑपरेशन का। हाँ, इन्होंने दिए थे पैसे। तो बिल आपने दिया था? आपको मेरा नहीं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हिलने की जुर्रत भी मत करना। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। आपने मेरी बड़ी अम्मी की जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने ऐसा किया है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही गलत इंसान समझती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कोई भी गलत ही समझेगा, क्योंकि देखिए ना, आप हैं ही ऐसे। आप ना कपड़े पहनते हैं, लड़कियों के साथ न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं, अपने पैसे का कितना गुरूर है आपको, लोगों से कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, खुद पे इतना नाज करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं कि इंसान की पहचान वक्त के साथ होती है। शायद मैंने आपको ठीक से जाना ही नहीं, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती थी शायद। पर मैं खुश हूं कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। बड़े अम्मी के ऑपरेशन के पैसे देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैं आपको क्या क्या कहती रही, खड़ूस, सड़ियल और। Shut up। तुमने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। जो भी मेरे बारे में सोचती हो वो सही है। और हाँ, one more thing, ये अच्छाई भलाई जैसे शब्द मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। रही बात तुम्हारी फैमिली की, I don't really care about that। कोई परवाह नहीं मुझे। हाँ, बिल जरूर मैंने पे किए थे, पर आहिल रजा इब्राहिम जब भी कुछ करता है उसके पीछे एक वजह होती है, a motive। एक बात जानती, जब लोग मुझसे मिलते हैं सिर झुकाकर मिलते हैं, अदब से आते हैं, लेकिन तुमने मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत की।
मैंने उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ूंगा, तिल तिल करके। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपने घुटनों के बल रहम की भीख मांगोगे। एंड या, क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हें खरीद नहीं सकता? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई ऑलरेडी हैव। मैंने तुम्हारी जिंदगी खरीद ली है। एंड नाउ आई ओन यू।